ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस, आप लोग 10th अच्छे मार्क्स से क्लियर कर गए होंगे आई होप। एंड आप मिड आईआईटी में आए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए सीरियस हैं। सबसे पहले मिड आईआईटी क्लासेस का ये है कि मिड आईआईटी क्लासेस इज अ बॉडी ऑफ आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। इसमें जितने भी टीचर हैं सब आईआईटी से हैं या एनआईटी से हैं। माई सेल्फ सुनील यादव, और मैं बीटेक हूँ एनआईटी दुर्गापुर से, और टीचिंग प्रोफेशन में मैं लास्ट 11 ईयर से हूँ। 11 साल हो गए मुझे, और बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल गए। तो जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मेडिकल कर रहे हैं उसमें डिफरेंस, और बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस, एक पॉइंट मैं ये बता देता हूं कि पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, ये बोर्ड के सब्जेक्ट है और इसी पे बेस आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है आईआईटीज, एनआईटीज एंड स्टेट। सेम मेडिकल के लिए भी है, मेडिकल के लिए भी सेम ही है। आपका नेशनल लेवल में हो गया, आपका नीट का एग्जाम होता है, एंड स्टेट लेवल पर आपका जो सीईटी होता है उसमें एमबीबीएस नहीं होता। एमबीबीएस स्टेट में नहीं होता। इंजीनियरिंग के लिए पहले बात कर लेते हैं। आईआईटीज और एनआईटीज के लिए कॉमन एग्जाम होता है जो कि आप जानते हैं मेंस के नाम से, जेई मेंस के नाम से फेमस है। इसमें टोटल 300, पहले ज्यादा मार्क्स का होता था, अभी 300 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का फिजिक्स, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स का मैथ्स। और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, 4 मार्क्स का आता है, और उसमें सही है तो +4, अगर गलत है तो -1, निगेटिव मार्किंग है। स्टेट का जो एग्जाम है वो सीईटी है। सीईटी में कुछ फेमस कॉलेज है, जिसमें से एक अपना पुणे में ही है, सीओएपी, और एमआईटी है, कुछ फेमस कॉलेजेस हैं। अब एनआईटीज और सीईटी में क्या डिफरेंस है? सीईटी एग्जाम जो है वो रिलेटिवली सिंपल है जेई मेंस के एग्जाम के कंपेयर में। जेई मेंस का एग्जाम, अब आप समझ लीजिए कि ये 2 यानी 2 आवर का एग्जाम हुआ, और उसमें 100 आपके 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें से 50 मैथ्स के हैं, 50 फिजिक्स के हैं एंड 50 केमिस्ट्री के हैं। 300 मार्क्स का, 300 का आता है ये। 90 नंबर का, 90 मिनट का 90 मार्क्स का ये है, और 90 मार्क्स का टोटल ये है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइंड आता है, और मैथ्स का अलग पेपर आएगा। यहां पे देखेंगे पर क्वेश्चन आपके पास टाइम ज्यादा है, यहाँ पे पर क्वेश्चन आप कम है, और यहाँ पे पर क्वेश्चन आपके पास टाइम ज्यादा है। ये बहुत ही रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पेपर होता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। और जेई का जो एग्जाम है उसमें कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, इसमें रिपीट भी हो सकता है, ये बोर्ड लेवल पे है। तो जेई का जो पेपर है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है, और इसमें जो आपको कॉलेज मिलते हैं आईआईटीज एनआईटीज, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, प्लस आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है बच्चों को। आप नेशनल लेवल के कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप स्टेट लेवल के कॉलेज में, ये भी अच्छा है ऑफकोर्स ये, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई है। यहाँ पे जो आपका एवरेज पैकेज जाता है वो 7 से 8 लाख का जाता है, और यहाँ पे एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख का जाता है, और टॉप जो पैकेज जाता है वो 1 करोड़ तक का पैकेज है। कंप्यूटर साइंस के कुछ अच्छे बच्चे होते हैं उनको वो पैकेज मिलता है। स्टेट के लिए आपको सिंपल सा बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, और दिस इज ऑलमोस्ट प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है, और ये प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल में नीट एक एग्जाम आता है, ये भी प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। 720 नंबर का क्वेश्चन होता है, 720 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। और सीईटी में आपका सेम, जो स्टेट की सीईटी है उसमें सेम आपका यही बोर्ड का ही आपका पैटर्न फॉलो होता है, और वो भी
लगभग 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का होता है। बोर्ड का एग्जाम और जेई के एग्जाम में लेवल में डिफरेंस है, टॉपिक सारे सेम है और फ्लो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो लेवल ऑफ द क्वेश्चन में है। तो इसके एग्जाम के लिए आपका जो बोर्ड का एग्जाम है ये तो बहुत इजीली हो जाता है, टेक्स्ट बुक ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से अब आ गई। अब तो जो नई टेक्स्ट बुक आई है वो बहुत ही अच्छी है, तो उस केस में अगर बच्चा केवल टेक्स्ट बुक से ढंग से कर रहा है तो बोर्ड का एग्जाम तो बहुत इजीली क्रॉस हो जाता है। अगर सही मायने में कहें तो उसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ती, अगर बच्चा केवल ढंग से फॉलो कर रहा है बुक को तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए ऑफ कोर्स टीचर्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए जो बुक्स रेफर की जाएंगी वो हम आपको रेफर कर देंगे, जो आपको नेक्स्ट पीडीएफ मिलेगा उसमें हम बुक रेफर कर देंगे। और ये अगर आपको सीईटी निकालना है और आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी ये पेपर टफ नहीं जाता, ये पेपर बहुत इजी चला जाएगा। अगर आपने जेई के लिए प्रिपरेशन किया है तो सीईटी आपका ऑलमोस्ट अपने आप आराम से चला ही जाएगा, बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो सीईटी। केवल सीईटी के लिए टारगेट कर रहे हैं तब वो पेपर थोड़ा सा आपको उस डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जेई के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपका स्टेट का और सीईटी का पेपर बहुत इजीली निकलता है। मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने जेई मेंस की तैयारी की और उनके 93 94 परसेंटाइल थे, और जब वो सीईटी का पेपर देके आते तो उनके 180 प्लस मार्क्स होते हैं और उन्होंने कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं की होती है और उनके आ जाते हैं। और 180 प्लस का मतलब सीओपी में आपको ठीक ठाक एक अच्छी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी वगैरह आराम से मिल रही है। ठीक है, रेस्ट ऑफ चीजें हम क्लास जब ओपन होगी तो उस पर कभी आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने स्टडी मटेरियल खुद अपना डिजाइन किया है और इसको हमने बुक्स, प्रीवियस ईयर के पेपर और कुछ अच्छी बुक्स को फॉलो करते हुए हम इसको डिजाइन करते हुए लाए, और फाइनल जो हमारे पास आया है वो अपने आप में बहुत ही सफिशिएंट स्टडी मटेरियल है। इसमें क्वेश्चंस हमने बीच बीच में डाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हिसाब से, और जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तब हम पर चैप्टर के हिसाब से आपको 300 क्वेश्चन की एक शीट देंगे, उस क्लास में उसका डिस्कशन आपका होगा। पहला चैप्टर है, मैं फिजिक्स का आज डेमो लेने को मुझे कहा गया है कि आपको डेमो लेना है सर, तो पहला चैप्टर है इसका वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इज वेक्टर एंड स्केलर। तो व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज? अब देखिए फिजिक्स की जितनी क्वांटिटीज हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं, जितनी भी क्वांटिटीज है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक टाइप की क्वांटिटीज वो हुई जिनको आप मेजर कर सकते हो, मेजरेबल है क्वांटिटीज, तो उन क्वांटिटीज को आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे डिस्टेंस, लाइट, डेंसिटी, मास, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये चीजें क्वांटिटीज है। जैसे नंबर ऑफ, एक आपके पास बकेट है, बकेट में एप्पल रखे हुए हैं, तो आप किसी ने आपसे पूछा कि कितने एप्पल है, तो आप सिंपली उसे काउंट कर लोगे, तो आपने कह दिया 10 एप्पल्स हैं या 20 एप्पल्स है, तो आप इस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। तो जितनी क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं उन सारी क्वांटिटीज को आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी क्वांटिटीज क्या हुई? दूसरी क्वांटिटीज हुई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हुई? वो सारी क्वांटिटीज जो मेजर नहीं की जा सकती। मेजर नहीं की जा सकती ऐसी क्या क्वांटिटीज है? जैसे इमोशन को आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कहने मतलब किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपको उस पर गुस्सा आया, आपने किसी ने पूछा कि भाई कितना गुस्सा आया, आप कहते हो बहुत गुस्सा आया, लेकिन आप उस गुस्से के अमाउंट को मेजर नहीं कर सकते। तो वो सारी क्वांटिटीज, इस तरह की सारी क्वांटिटीज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हुई। यानी आप इमोशन मेजर नहीं कर सकते, लव, अफेक्शन, ठीक है, रिस्पेक्ट, किसी चीज के लिए रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का मेजरमेंट नहीं हो सकता। ऐसी सारी क्वांटिटीज आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हुई। तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिक्स में आती नहीं है, तो उनको हम साइड में कर देते हैं। हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज भी फर्दर दो पार्ट में, वैसे तो तीन पार्ट में डिवाइड की गई है, लेकिन अभी बाकी जो तीसरा वाला पार्ट है वो हम लोग आपको
6 महीने बाद उसका यूज होगा तब हम बताएंगे। जनरली उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आप सबके पास पीडीएफ होगा स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनको मेजरमेंट या यूनिट बताने का आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। जैसे एक बकेट हो गई, बकेट में नंबर ऑफ एप्पल्स हो गए, ठीक है, आपने कहा उसमें 10 एप्पल है, 10 एप्पल है, ठीक है, तो उसमें केवल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है। तो मान लीजिए कि दूसरी क्वांटिटी जैसे होगी, जैसे मान लीजिए एक बकेट है, एक बकेट है, बकेट में आपने 5 लीटर या 5 केजी आपने कोई लिक्विड डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई कितना पानी है, तो आप कहोगे सर 5 केजी वाटर है, ठीक है। फिर अगर उसमें से किसी ने फिर से 2 लीटर पानी डाल दिया, 2 केजी डाल दिया, तो मैंने आपसे पूछा कि अभी कितना क्वांटिटी है, तो आप कहोगे 5 + 2, तो 7 केजी बोलोगे, 7 केजी। तो इसमें आपने क्या किया, आपने एक अमाउंट में दूसरे अमाउंट को ऐड कर दिया और आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया 7 केजी का, ठीक है। अगर यहां से किसी ने 3 केजी निकाल लिया, 3 केजी निकाल लिया, तो मैंने कहा कि अभी रिमेनिंग कितना बचा उसमें, तो आप 7 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे और बोलोगे सर 4 केजी उसमें वाटर बचा। तो वो सारी क्वांटिटीज जिनको जिनकी कैलकुलेशन में या जिनको करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की, यहां पे मैग्नीट्यूड है ना, 5 इज द मैग्नीट्यूड, 2 इज द मैग्नीट्यूड, 3 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जिसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वो सारी क्वांटिटीज आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ओके। अब एक बहुत ही फेमस है इसमें कि मान लीजिए कि कंसीडर करिए आप एक रोप है, एक रोप है, 10 मीटर की एक रोप है, 10 मीटर की एक रोप है, और उसमें से आपने 3 मीटर काट लिया, 3 मीटर काट लिया, तो रिमेनिंग रोप आपकी अगर बच रही है ए, तो मैं कहूंगा ए क्या है, तो ए आप करते हो 10 - 3, ओके सर 7 मीटर की रोप बची, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने एक मैग्नीट्यूड में दूसरा मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट किया ना, तो वो सारी क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्वांटिटीज आपकी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। सॉरी, वो क्वांटिटी होंगी आपकी स्केलर क्वांटिटीज। अब जैसे कंसीडर कीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो एक दिन में 2 किलोमीटर रोड को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, 2 किलोमीटर रोड को कंस्ट्रक्ट करता है इन 1 डे, 1 डे 2 किलोमीटर की रोड को कंस्ट्रक्ट करता है, और उससे कहा कि 7 डेज में वो कितनी किलोमीटर रोड को कंस्ट्रक्ट करेगा, तो आप क्या करते हो 2 × 7, तो कहोगे कि सर वो 14 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट कर लेगा, 14 किलोमीटर की रोड को कंस्ट्रक्ट कर लेगा। तो इस केस में क्या हुआ, आपसे क्वांटिटी पूछी गई ना, डे यहां पे एज ए क्वांटिटी है, तो आपसे उसमें कि कितने क्वांटिटी टाइम में वो रोड को कंस्ट्रक्ट कर लेगा, तो कहोगे सर 14 किलोमीटर 14 डेज में आपका वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो वो सारी क्वांटिटीज जिनको फिजिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उनको आप स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपने पढ़ा नहीं है, ये आप आज से यानी 12th में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, ये सारी क्वांटिटीज आपकी स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटीज सिंपल मैथमेटिकल लॉस फॉलो करती हैं, कौन सी
कौन से सिंपल मैथमेटिकल लॉस? एडिशन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी एंड ए बाई बी। ये 4 लॉज हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो फिर आपकी जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो इन तीनों लॉ को डायरेक्टली फॉलो करती हैं। डिवीजन का आपको शायद डाउट हो रहा होगा, तो ये लास्ट वाला एग्जांपल हमने जो लिया है रोड वाला, उसमें देख सकते हैं कि एक आदमी 7 डेज में 14 किलोमीटर की लेंथ की रोड को कंस्ट्रक्ट करता है। तो एक दिन में वो कितना कंस्ट्रक्ट करेगा? तो आप 14/7 कर दोगे क्या? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की रोड को वो एक दिन में कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे आपने सब यानी डिवीजन को ही फॉलो किया ना, डिवीजन लॉ को फॉलो किया। सेकेंड क्वांटिटी आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, और यहीं से फिजिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ते हो, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस ही पढ़ते हो। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट यानी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए हम पुणे में, ये हमने कंसीडर कर लिया हम पुणे में, और मुझे मुंबई जाना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे पुणे में नहीं हूं एकदम, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ किस डायरेक्शन में क्या है। मैंने एक पर्सन से पूछा कि सर मुझे मुंबई जाना है और मैं कैसे जाऊंगा? तो उसने कहा कि 220 किलोमीटर है मुंबई, 200 किलोमीटर कंसीडर कर लेते हैं। मुंबई यहां से, पुणे से 200 किलोमीटर है, आप 200 किलोमीटर चले जाओ तो आप मुंबई पहुंच जाओगे। अब मेरी सिचुएशन देखिए, क्या मैं अब 200 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चला जाऊंगा तो मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा क्या? ऑफ कोर्स आंसर है नहीं। आप किसी भी डायरेक्शन में 200 किलोमीटर चले जाएंगे तो आप मुंबई नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, मैंने एक दूसरे पर्सन से बात की, मैंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है, तो उसने कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आप मुंबई पहुंच जाओगे। तो नॉर्थ ईस्ट का बीच का डायरेक्शन यही हुआ। तो अब क्या ये इंफॉर्मेशन अपने आप में फुल कंप्लीट है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। देखिए कैसे, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में केवल 50 किलोमीटर गया, उसने मुझे डायरेक्शन बताया बट मैग्नीट्यूड नहीं बताया, तो अगर मैं 50 किलोमीटर इस साइड जाता हूं, 50 किलोमीटर, तो क्या मैं मुंबई चला जाऊंगा? मैं एक थर्ड पर्सन से मिला और मैंने उससे पूछा कि मुझे मुंबई जाना है, तो उसने मुझे अब सही इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में 200 किलोमीटर पहुंच जाओ, चले जाओगे आप, तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब इसमें क्या क्या है? इस थर्ड वाली इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? थर्ड वाली इंफॉर्मेशन में डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब 200 किलोमीटर एंड डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? तो इसमें डायरेक्शन भी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। तो वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है, दो टाइप ऑफ क्वांटिटीज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है, वो सारी क्वांटिटीज आपकी कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर द लेंथ ऑफ द एरो, जो इसकी लेंथ है दैट इज द मैग्नीट्यूड, और जो उस एरो का डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जो इसका लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो उसकी एरो का डायरेक्शन है वो उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर इसमें से एक भी मिसिंग है तो क्वांटिटी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। आपको उस क्वांटिटी के लिए, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी है जब आपको उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही आपको
किसी ने एकदम क्लियर बता रखा हो। क्लियर? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे एक एरो से करते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अब सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ ए बी सी डी इज ए क्वांटिटी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है? तो अगर एक क्वांटिटी ए लिखा हुआ है और उसके ऊपर एरो बना हुआ है, अगर उसके ऊपर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और सिंपल ऐसे ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक एरो लिखा होगा, और अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और ए लिखा हुआ तो इसका मतलब वो सिंपल सी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ओके, अब स्केलर क्वांटिटी के एडिशन में क्या होता था? स्केलर क्वांटिटी के एडिशन में आपको मैंने एग्जांपल बताया था जार वाला, उसमें आपने पानी डाला और निकाला तो आप वहां पे सिंपल सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लगा देते थे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लगा देते थे तो आपका वो सिंपल डिजायर नंबर ऑफ जो भी आंसर था वो निकल आता था। अगर उसमें ऑलरेडी 3 लीटर है, उसमें आपने 2 लीटर डाल दिया तो इसका मतलब आप क्या करते थे, 3+2 ऐड कर देते थे और 5 लीटर उसकी क्वांटिटी बता देते थे, और उसमें से 1 लीटर निकाल दिया तो 5 - 1 कर देंगे, और 5 - 1 कर दोगे तो बोल दोगे उसमें 4 लीटर है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसका अपना एक लेंथ है और इसका अपना एक डायरेक्शन है। ठीक है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी। अब आपको बी को ए में ऐड करना है, बी को ए में ऐड करना है, तो यहां पे पहला रूल आता है पैरेलल शिफ्टिंग। अब आप क्या करोगे, वेक्टर ए में बी को ऐड करना है ना, वेक्टर ए में बी को ऐड करना है, तो आप बी को पैरेलल शिफ्ट करते हुए लाओगे इस तरह से कि इसका ये जो टेल है वो ए के हेड पे आ जाए। तो अभी क्या करोगे, इसको जब पैरेलल शिफ्ट करोगे तो पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा क्या, वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो जाएगा। अगर ये ए है तो ये वेक्टर बी हो गया, उसको पैरेलल शिफ्ट करते हुए यहां पे लाए तो ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अभी क्या करोगे, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट सी इक्वल टू आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट सी कहां से आएगा, सी आएगा आपका ए के टेल से बी के हेड तक। दिस इज द रिजल्टेंट सी, दैट इज अ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, दैट इज अ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर ये मान लीजिए ये अगर 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो ऑफ कोर्स अगर आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ रखा है तो ये लेंथ 7 मीटर से कम होगी, सी की जो लेंथ होगी 7 मीटर से कम होगी। इसका रीजन क्या हुआ बेटा, इसका रीजन ये हुआ कि अगर आपने ट्रायंगल का ये दोनों लाइन ली है, ठीक है, तो अभी अगर इसकी 7 मीटर होना होता तो क्या होता, बी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होता ना, तब जाके ये 5+2 7 होते, तब जाके ये 5+2 7 होते। ठीक है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं है, इधर यूं मुड़ गया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, यहां पे c इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी हो गया, और वो 7 से कम हुआ, 7 से वो कम हुआ। अब उसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि बिकॉज इसका डायरेक्शन उसके एडिशन में एक रोल प्ले कर रहा है। ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे होता तो ये 7 होता ना, और जैसे यूं मुड़ गया तो ये 7 से कम होगा। और आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा कि इन ए ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो सी मस्ट बी लेस देन ए प्लस बी होगा। ट्रायंगल में किसी भी थर्ड लाइन, कोई भी थर्ड लाइन रेस्ट ऑफ 2 लाइन के सम से छोटी होती है, ये आपने 10th में पढ़ रखा होगा। ओके, तो यहां पे एडिशन क्या हुआ, एडिशन में आप क्या करोगे, अगर ये वेक्टर सी है तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है एंड ये वेक्टर सी है, तीनों को ऐड करना है आपको, तो ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है,
तो रिजल्टेंट वेक्टर डी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए का जहां हेड खत्म हो रहा था वहां से बी का टेल जोड़ दिया, और जहां बी का हेड खत्म हो रहा था वहां पे सी का टेल जोड़ दिया, और फाइनली क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर डी। वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर? अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या हुए हैं? इसके एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी, अब देखिए वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, स्पीड में आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ओके, मोशन के कई क्वेश्चन में आपको, आपके सामने पीडीएफ होगा, पीडीएफ में आप देखिए मोशन में कई डायरेक्शन में आपको, मोशन के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम एक्स वाई एक्सेस यूं काट लेते हैं, तो ये हो जाता है एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें डायरेक्शन को फिट करना है, तो वर्टिकल वाले को हम लेते हैं नॉर्थ, और उसके अपोजिट लेते हैं साउथ, इस साइड लेते हैं ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट। हमेशा ही हम इस तरह से करते हैं, प्लेन में जब हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है तो हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन 3.1 आप देख रहे होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मैंने बता दिया आपको कि उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। उसका अपना एक टेल होता है, हेड होता है, एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द एरो इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे कैसे? अगर वेक्टर ए लिखा हुआ तो ए के ऊपर एक एरो लगाएंगे, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यहां से ये क्वांटिटी, अगर मान लीजिए एरो नहीं भी बना हुआ है, तो आप इस क्वांटिटी को देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी की बात की जा रही है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ओके, 3.2 देखिए, एक पॉइंट और है। जैसे इस तरह से एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू 3 न्यूटन। मैंने बताया आपको कि जो आपका फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी पे 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में रखा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इस वेक्टर क्वांटिटी के सामने ये दो एरो डाल दिए, तो इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिएगा, अगर आपने ऐसे दो वर्टिकल लाइन डाल दी, तो अगर आपने दो वर्टिकल लाइन डाल दी तो आपने इसका मॉडुलस ले लिया, और मॉडुलस का मतलब हुआ कि अब उसकी डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही है, केवल और केवल मुझे उसमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, एंड दैट इज द 3 न्यूटन, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में लग रहा है या वाई में लग रहा है या जेड में लग रहा है, तो उस चीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। तो किसी वेक्टर के अराउंड आपने दो लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वहां पे उसके केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अब उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर है ए, 3.2 वाला पॉइंट देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, ठीक है। अगर उसने पूछा कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है, तो देखो बेटा, आप एडिशन में क्या करते थे, आप एडिशन में ऐसे किया और बी में इस तरह से कर दिया, ठीक है। बी को वहां पे पैरेलल शिफ्ट करते हुए आए, और बी को आपने पैरेलल शिफ्ट किया, और जहां पे ए का हेड खत्म हो रहा है वहां पे बी का टेल लाके जोड़ दिया, ठीक है।
तो ये आपका एडिशन हो गया। अब इसमें एंगल क्या है, ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है। आप ए के डायरेक्शन में को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए और बी उस डायरेक्शन से जितना एंगल बना रहा है अल्फा, दिस इज द एंगल। इसको दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हैं, आपने ए को ये ड्रॉ किया, ठीक है, ए का टेल ये है, हेड ये है, ठीक है, और बी को आपने इस तरह से ड्रॉ किया, बी का बी का हेड ये है, टेल ये है, ठीक है, दोनों टेल को आप ज्वाइन कर दो तो क्या हुआ, ए इस साइड आया और बी इस साइड आया, ठीक है। तो ये एंगल जो बना, उनके टेल के बीच में जो एंगल बनता है, उनके टेल के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अगर आपने बी को शिफ्ट किया तो ऐसे शिफ्ट किया ना, तो ये अल्फा हुआ। तो सेम मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, ए का जहां पे ऐड हो रहा है उसके डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिया और ये एंगल बना दिया, तो ये हो गया अल्फा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, उनके टेल आपस में आप कनेक्ट कर दोगे तो वो जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। उसको निकालने का दूसरा मैथमेटिकल क्या तरीका है, अगर एडिशन में रखा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिया और उस पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव साइड में जो एंगल बन रहा है, यानी उस डायरेक्शन से जो एंगल बना है वो आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, ये हो गया एक वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। एंगल आप बताओ उनके बीच में क्या होगा, एंगल निकालने के लिए आप कैसे करोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एंगल निकालना है, तो आपको पता है उनके टेल के बीच से जो एंगल बनाना है, ये एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी ए हो गया, दिस इज द अल्फा, दिस इज द अल्फा। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया। आप उन्हें उसका टेल टेल को ऐड कर दिया, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो इसको शिफ्ट करते हुए आप बी को शिफ्ट करते हुए आप ए के टेल तक ले गए, तो ये एंगल बने ना, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्वेश्चन वहां पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 उन्होंने बोल रखा है, ये एक्स एक्सेस है, वेक्टर ए ये दे रखा है एंड द एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। वेक्टर बी ये दे रखा है, वेक्टर बी ये दे रखा है, ये एंगल हो रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और वेक्टर सी ऐसे दे रखा है, ये एंगल इज 45 डिग्री। ए का एक्स एक्सेस से 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में और बी का निगेटिव डायरेक्शन में, यानी इस साइड हुआ एंगल +45, इधर हुआ -45, -30 दे रखा है, इधर +30 दे रखा है, और इधर दे रखा है 45 एक्स एक्सेस से। उसने पूछा है एग्जाम्पल नंबर 1, 3 vectors A, B, C are shown in the figure. Find the vector, find the angle between A and B. A और B के बीच में आपको एंगल बताना है। तो दिस इज द A एंड दिस इज द B. A पॉजिटिव एक्स से +30 बना रहा है और B पॉजिटिव एक्स से -30 बना रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, A और B के टेल को ऐड कर दोगे, A ये बनना है 30 और बी कितना बनना है, इस साइड 30 बन रहा है, ये ए है ये बी है, ये 30 डिग्री बन गया।
तो ए और बी के बीच में कितना एंगल हो गया? ए और बी के बीच में हो गया 30 प्लस 30 60 डिग्री। 60। क्लियर क्या? ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। उसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी? बी और सी के बीच में क्या एंगल है? तो ये हो गया बी, ये हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ये कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, और ये दे रखा है सी। बी ये हो गया आपका, और सी आपका ये हो गया। ये एंगल कितना दे रखा है? 45। 45 डिग्री दे रखा है क्या? 15 तो डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर? 45 माइनस 30, तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 15 डिग्री। 15। द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 15 डिग्री। थर्ड उसमें पूछा है ए एंड सी के बीच में एंगल बताओ। तो ए एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो ए इज दिस 30 डिग्री एंड सी इज दिस 45 डिग्री। ठीक है, सी इज दिस 45 डिग्री, तो व्हाट इज द एंगल? 30 प्लस 45, 95 डिग्री। 75 डिग्री। ए एंड सी के बीच में जो एंगल सॉरी। हुआ दैट इज द 75 डिग्री। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। सॉरी। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होते हैं सेम टाइम, और उनको हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो आप वहां से भी लिंक आप शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप उसको एज ए रिवीजन भी उसको ले सकते हैं। आपको कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप वहां से रिवीजन के तौर पे लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, दिस इज द वेक्टर ए। ठीक है, तो व्हाट इज द वेक्टर माइनस ए? माइनस ए वेक्टर क्या हुआ? अब ए को अगर आप रिवर्स कर दोगे, उसका लेंथ सेम रहने दीजिए, जितनी लेंथ इस वेक्टर की उतनी लेंथ इस वेक्टर की है। अगर उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो उस केस में आप हो गया जाएगा डायरेक्शन चेंज माइनस ए करो। वेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर? और उसका माइनस ए वेक्टर, व्हाट इज द वेक्टर माइनस ए? तो आप उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो दैट इज द निगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो ए का निगेटिव वेक्टर क्या हुआ? माइनस ए। तो क्या होगा? अगर आपने ए में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका लेंथ सेम रहेगा वेक्टर का, तो वो वेक्टर हो गया आपका माइनस ए। अगर आपने ए में माइनस ए को जोड़ दिया तो कितना हुआ? वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए। तो एडिशन में जैसे आपने क्या, ए में हमने माइनस ए को ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया क्या? हम्म। ठीक है, तो इस केस में वेक्टर कितना हो गया? 0 हो गया। ये ए हो गया और ये हो गया माइनस ए। तो अब क्या हो जाएगा? ऐसे ए पे आप प्लस ऑफ माइनस ए लिख दोगे, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ए माइनस ए एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो अगर आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना होता तो क्या कर देते? ए का जहां पे हेड खत्म हो रहा है वहां पे बी का टेल ऐड कर देते थे। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अभी आपको वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो वेक्टर बी इज दिस, समझिए इस बात को, वेक्टर बी इज दिस। अगर अब मैं इसका रिवर्स कर दूं, इसके पैरेलल ही होगा,
और रिवर्स कर दिया, तो दिस इज द वेक्टर माइनस बी, दिस इज द वेक्टर माइनस बी। ठीक है, तो ए बराबर। वेक्टर ए में माइनस बी आपने ऐड कर दिया, तो वेक्टर ए माइनस बी ये हो गया, तो ये हो गया दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी। क्लियर? दिस इज द वेक्टर ए माइनस बी। एक्चुअली में आपने क्या किया है, वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर ऐड किया है ना, तो दिस इज द रिजल्टेंट। 3.5 में आता है कोलिनियर वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जो सेम लाइन में हो, जैसे वेक्टर ए इस साइड है और वेक्टर बी ये है, सेम लाइन में हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके कोलिनियर। इवन आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल भी हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ड्रॉ कर दो तो वेक्टर चेंज नहीं होता। अगर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर कर दोगे तो वो वेक्टर अनचेंज माना जाता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है और आप उसको उसी जैसा पहले वेक्टर ड्रॉ किया था उसी के पैरेलल कहीं और ड्रॉ कर दो तो वेक्टर सेम रहेगा। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है या फिर एक लाइन में है तो वो आपका कोलिनियर वेक्टर हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अगर वेक्टर बी को आपने इस तरह से अपोजिट ड्रॉ कर दिया, जैसे वेक्टर ए ये था और वेक्टर ये माइनस बी, तो क्या वेक्टर ए एंड माइनस बी कोलिनियर वेक्टर है क्या? ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल है, पैरेलल शिफ्ट करके इधर ला दो यहां पर। ठीक है, तो आप उसे एक लाइन में, दोनों ही वेक्टर को एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये दोनों ही वेक्टर आपके कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ वेक्टर आया को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया। ठीक है, तो इन सारे वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट टेल एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उनका इनिशिएशन एक ही पॉइंट से हुआ, तो ये सारे वेक्टर आपके को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, ओके, ये आपको मटेरियल में दे रखे हैं वहां पे, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। को प्लेनर वेक्टर, तो देखो बेटा जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, ये जैसे अपना व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, तो ऐसे दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, तो अगर ये वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर कहीं पर भी ड्रॉ कर दो, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई वेक्टर हो गया। तो क्या ये तीनों एक ही प्लेन में है क्या? ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो इस तरह के वेक्टर जो आपके होंगे जो एक प्लेन में लाई कर रहे हो, ठीक है, वो आपके कोप्लेनर वेक्टर है। जैसे मैंने यहां पर, अभी मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकता, जैसे मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, यहां पे एयर में, हवा में मैंने यहां से लिया और ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो अभी ये जो वेक्टर होगा वो इन तीनों चारों में से किसी के साथ भी कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि इसका प्लेन अलग है और इन चारों का प्लेन अपना अलग है। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, those vectors are coplanar vector. ओके, वेक्टर को और आगे निकालने के लिए इसमें से कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे कार्टेशियन प्लेन हुआ, जैसे आपका ये एक्स एक्सेस हुआ, एक्स एक्सेस हुआ, ये वाई एक्सेस हुआ, ठीक है, ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या हुआ, जैसे वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आपने वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड ले लिया, वो अगर 1 आ रहा है तो वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वेक्टर ए ये है, दिस इज द वेक्टर ए, तो इसकी लेंथ जो होगी वो यूनिट होगी,
यूनिट का मतलब वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी होती है, डिपेंड ऑन कि जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसने यूनिट को क्या लिया है। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर को लिखा है तो इसका मतलब ये लेंथ 1 सेंटीमीटर। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर यूनिट, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर को मैं 1 ले रहा हूं तो ये 1 किलोमीटर होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ? यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है दैट इज कॉल्ड आई कैप। बेटा अब इस चीज को आपको याद रखना है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज वेक्टर आई कैप। तो उसको आई कैप कहते हैं। एक्चुअली में इसको इस तरह भी लिखा जाता है, आई के ऊपर एरो, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड रूप में आई कैप लिखते हैं। ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो आपको याद होना चाहिए। तो आई कैप का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड जे कैप। ठीक है। तो इसका मतलब आई कैप का मॉडुलस हो गया 1, जे कैप का मॉडुलस हो गया 1। ओके। और जेड एक्सेस क्या हुआ? जेड एक्सेस हो गया ये। एक्चुअली में कैसे हुआ? ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुआ। इसको समझने के लिए क्या करोगे? रूम का कॉर्नर ले लिया आपने, आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे देखिए रूम का एक कॉर्नर होगा, उसमें एक एक्सेस तो ले लिया आपने, एक्स एक्सेस, उसके ऊपर उसके परपेंडिकुलर जो रूफ की तरफ जा रहा है वाई एक्सेस, और उससे इस साइड जो जा रहा है दैट इज द जेड एक्सेस। तो एक्स वाई एक्सेस आपका सामने वाली दीवार होगी, ठीक है, और जेड एक्सेस उससे परपेंडिकुलर लाइन होगी। ओके। तो इस साइड जो वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड के कैप। यूनिट वेक्टर क्या हुआ? के कैप। यूनिट वेक्टर इज के कैप। ओके। अब समझिए यहां पे दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ रखा होगा व्हाट इज द ए डिस्टेंस, दिस इज द ए डिस्टेंस एंड दिस इज द बी डिस्टेंस। ठीक है। ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। अगर मुझे ये वेक्टर लेना है, अगर इस डिस्टेंस को एज ए वेक्टर लेना है, तो ये हो गया एज ए वेक्टर, तो ये हो गया ए आई कैप। ए यूनिट वेक्टर है, ए में सॉरी आई आपका यूनिट वेक्टर है, उसमें आपने ए का मैग्नीट्यूड कर दिया, ए का मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड का, तो क्या हुआ? ए आई कैप हो गया ना। ठीक है। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया? ए आई कैप। ठीक है। और वेक्टर बी कितना हो गया? दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इक्वल टू हो गया आपका बी और उस डायरेक्शन का तरफ यूनिट वेक्टर इंटू जे कैप, इंटू जे कैप। तो वेक्टर बी इक्वल टू बी जे कैप। ठीक है। अब ये वेक्टर क्या हुआ? दिस इज द वेक्टर आर, ये वेक्टर आर हो गया। तो व्हाट इज द वेक्टर आर? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी। तो व्हाट इज द वेक्टर आर? वेक्टर आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आपके सामने अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओ, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओ और आपको एक उसमें कोऑर्डिनेट दे रखा है P कॉमा Q, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? वो पोजीशन वेक्टर R होगा P, ये वाला P आई कैप प्लस Q जे कैप। X कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस Y कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप। क्लियर है? X कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस Y कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप।
ओके, जैसे ये कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 3,4, 3,4 ले लिया, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ये हो गया क्या, वेक्टर R1। तो व्हाट इज द वेक्टर R1, 3i कैप प्लस 4j कैप। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको, 3i कैप प्लस 4j कैप। यहां पे मैंने वेक्टर R2 लिया है, वेक्टर R2 लिया है, ये हो गया, मान लो कंसीडर कर लीजिए, ये हो गया 5,2। तो वेक्टर R2 इक्वल टू हो गया आपका 5i कैप प्लस 2j कैप, 5i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, ओके। अब यहां पे समझना है आपको, यहां पे समझना है वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 को आपको ऐड करना है। वेक्टर R1 में आपको वेक्टर R2 ऐड करना है, तो R1 कहां चला जाएगा, आप शिफ्ट करके वेक्टर R1 को इधर ला दोगे क्या। एडिशन में क्या होता है, आप एक को शिफ्ट करके दूसरे के हेड पे ला दो, वहां पे उसका टेल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 निकालना है। तो R नॉट इक्वल टू कितना हो गया, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2। जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया R नॉट, वो कहां से कहां तक हुआ, इसके टेल से लेके उसके हेड तक हुआ क्या। तो दैट इज द वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2। तो व्हाट इज द R1, R1 is 3i cap plus 4j cap plus what is the vector R2, 5i cap plus 2j cap। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, जब आप इस तरह से ऐड कर रहे हो तो i में i वाले ऐड होंगे, j में j वाले ऐड होंगे। ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, 8i cap प्लस 6j cap। ओके, 6j cap, ठीक है, 8i cap प्लस 6j cap। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर लेवल ये हो जाता है कि अगर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने क्वेश्चन में सीधे बोल रखा है कि लेट्स वेक्टर R इक्वल टू हुआ, वेक्टर R इक्वल टू हुआ 2i प्लस 3j, और वेक्टर R2 इक्वल टू हुआ तुम्हारा 7i प्लस 9j। तो व्हाट इज द वेक्टर R नॉट, R1 प्लस R2। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का सम। तो आप क्या करेंगे, 2i प्लस 3j प्लस R2 7i प्लस 9j। तो i में i वाले ऐड करोगे और j में j वाले ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा, 7 8 9, 9i 9i और 12j प्लस 12j। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा बेटा। ठीक है, अभी एग्जांपल यहां पे ऐसे लेते हैं, R1 इक्वल टू उसने दे रखा है 3i प्लस 2j एंड R2 इक्वल टू उसने दे रखा है -7i माइनस 9j। रिजल्टेंट वेक्टर उसने तुमसे पूछ रखा है R नॉट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3i प्लस 2j माइनस 7i माइनस 9j। ये कितना हो जाएगा, -4i माइनस 7j। अब 3 में -7 ऐड होगा ना, तो माइनस है तो क्या हुआ, -4 बचा, और यहां पे 2 में -9 ऐड होगा तो वो -7 बचा। ओके, फिर से बेसिक में छोटा सा जाते हैं। अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j, बाय ए बॉटल लेने को तो 3i प्लस 2j, तो ये क्या हुआ, ये लेंथ हुआ आपका 3 और ये हुआ आपका 2। क्लियर, तो वेक्टर R इक्वल टू दे रखा है 3i प्लस
2j। ठीक है, अगर मैंने यहां पे मॉडुलस ऑफ r पूछा है तो अब इस केस में क्या हुआ, मैंने मॉडुलस का मतलब आपको क्या बताया था, उस वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी लेंथ होगी, क्या लेंथ होगी, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, तो साफ साफ ये एंगल 90 होगा। तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, इस वेक्टर की लेंथ यही होगी ना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 9 + 4 अंडर रूट 13 हुआ क्या, 13 मॉडुलस ऑफ r इज अंडर रूट 13। ओके, तो अगर आपको एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर r इक्वल टू दे रखा है ai प्लस b j, ai कैप प्लस b j कैप, और आपसे उसमें पूछा है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, तो दैट इज द अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तो लगाओगे, यहां पे हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया, दैट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर r। तो अगर i और j कैप में दे रखा है, उसका मॉडुलस पूछ रखा है उसने, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका मॉडुलस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? ओके, कुछ क्वेश्चन देता हूं। वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आपका 7i प्लस 9j, वेक्टर बी दे रखा है आपका 3i प्लस 2j, वेक्टर सी दे रखा है आपका 3 नहीं दे रखा, ये दे रखा है i प्लस 2j। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा है ए माइनस बी माइनस सी। आपको ये वेक्टर बताने हैं और इनका मॉडुलस भी बताना है। इसका मॉडुलस क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा वेक्टर ए माइनस बी माइनस सी। ये आपका होमवर्क है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप कर लोगे इसको, आई एम श्योर। इतना हम कर चुके हैं तो ये कर लोगे। चलिए फिर आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट क्लास आपका केमिस्ट्री या मैथ्स का होगा, कल्याणी सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे शाम तक। चलिए, गुड डे, थैंक यू।